हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में पूरी तरह से प्रैक्टिकल जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ा के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जीव जो धरती में पाए जाते हैं उन जीवों में श्वसन का कौन सा तरीका होता है। तो जितने भी जीव पाए जाते हैं श्वसन का तरीका के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले स्तनधारी जीव के बारे में जानेंगे। स्तनधारी जीव क्या कहलाते हैं? तो वैसा जीव जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं, वैसे जीव को स्तनधारी जीव कहते हैं। उसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। जिस तरह से हम लोगों में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, हम लोगों में बच्चे जन्म देकर दूध पिलाया जाता है, तो फेफड़ा द्वारा श्वसन का काम होता है। जैसे इसी तरह से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इस सब क्या हो जाएगा? फेफड़ा द्वारा श्वसन इन सब में होगा। अब इसके बाद दूसरा है जलीय जीव। देखिए, जल में जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो जीव गलफड़ के माध्यम से यानी कि गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं कीट में। देखिए, कीट किसे कहते हैं? कीट पतंग नहीं होते, छोटा छोटा उड़ता है, छोटा छोटा पंख रहता है, उसको हम लोग कीट पतंग कहते हैं। वो कीट पतंग जो है श्वसन का उसमें पाए जाने वाला तरीका श्वास नली यानी कि इंग्लिश में से ट्रैकिया कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल अभी जानेंगे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मेढक के बारे में। देखिए, मेढक को हम लोग साइंस के भाषा में इंग्लिश में से फ्रॉग कहते हैं, साइंस के भाषा में रेना टेग्रीना कहते हैं, रेना टेग्रीना। और ऐसे हम लोगों को नॉर्मल भाषा में भोजपुरी से बेंग बोलते हैं, बेंग। देखिए, जो बेंग होते हैं वो तीन तरीका से श्वसन लेते हैं। ये तीनों तरीका में माहिर होते हैं। भूमि में भी सांस लेते हैं, यानी कि जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं वैसा भी सांस लेते हैं, पनियों में सांस लेते हैं, और दूसरे जमीन के अंदरों रहकर सांस लेता है। देखिए, बेंग जो होता है भूमि के ऊपर रहेगा तो सांस फेफड़ा के द्वारा लेगा, जिस तरह से हम लोग लेते हैं फेफड़ा के द्वारा सांस। और इसी तरह से अगर भूमि के अंदर रहेगा, भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर, जैसे भूमिगत जल होता है ना, भूमिगत जल जिसे हम कल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से खींचते हैं, तो वही भूमिगत अगर भूमि के अंदर रहेगा तो उसमें श्वसन का जो तरीका होगा त्वचा के माध्यम से होगा। जैसे भूमि के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहती है तो उस त्वचा में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं। रंध्र तो पेड़ पौधा में कहते हैं छिद्र को, तो इसमें भी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है। उस त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को खींचते रहते हैं जो भूमि में पाए जाते हैं। देखिए, भूमि में कौन सा बेंग पाए जाते हैं? नहीं, कभी कभी बरसात होता है तो पीला पीला बेंग निकल कर टरटराने लगते हैं। वही बेंग माने कई महीनों से, सालों से भूमि के अंदर रहते हैं, तो भूमि के अंदर अपना जीवन यापन करते रहते हैं, श्वसन लेते हैं। कौन सा तरीका से? तो त्वचा के तरीके से श्वसन लेते हैं। अब बात करते हैं बेंग जो है पानी में रहते हैं तो किस तरीका से सांस लेते हैं? गलफड़ के तरीका से यानी कि गिल्स के तरीका से सांस लेते हैं। देखिए, जो बेंग का बच्चा रूप होता है इससे मछली के जैसा होता है। आप देखिएगा कभी कहीं पर बेंग का जो छोटा छोटा बच्चा रहता है से मछली जैसा होता है। आपको दे दिया जाएगा तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि मछली का बच्चा है या फिर बेंग का बच्चा है। तो वो जो बेंग पानी के अंदर रहता है तो किससे सांस लेता है? गिल्स के माध्यम से या गलफड़ के माध्यम से। एक बार और बात कर देते हैं। स्तनधारी फेफड़ा द्वारा श्वसन लेते हैं। जलीय जीव गलफड़ के माध्यम से श्वसन लेते हैं यानी कि गिल्स के माध्यम से श्वसन लेते हैं। कीट पतंग श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन लेते हैं। बेंग जो है भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा, भूमि के अंदर रहेगा त्वचा, पानी में रहेगा तो गिल्स। आप देखते हैं प्रैक्टिकल जानेंगे कीट पतंग जो है श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से कैसे श्वसन लेते हैं। देखिए, ये जो कीट है इसको हम लोग टीडा बोलते हैं। ये टीडा जो है जब बचपन में पढ़ा जा रहा था तो लंटन के समय ये पूरी तरह से परेशान कर दे रहे थे, उड़ उड़ कर आ जाते थे। यही टीडा है, छोटा छोटा, इसे हम लोग ऐसी कहते हैं, सुगा कहते थे भोजपुरी भाषा में, या फिर हम लोग के सामान्य भाषा में इसे सुगा बोलते हैं। देखिए, इस टीडा के शरीर पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं उसके शरीर के चारों ओर। ये जो रंध्र होते हैं ये रंध्र एक और शरीर के ऊपर यानी कि वायुमंडल में खुले रहते हैं और दूसरी ओर सीधे उसके शरीर के संपर्क रहते हैं, यानी कि एक पाइप जैसी रहती है। पाइप जैसे ऊपर खुला रहता है और शरीर के अंदर खुली रहती है। जब हवा बहती है तो हवा इसके शरीर से जैसे ही संपर्क करती है तो उनमें ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर ढुक जाता है और श्वसन का काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये अपना श्वसन का काम क्लियर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं नया टॉपिक के बारे में। देखिए, अब बात करेंगे हम फेफड़ा जो है कोरोना वायरस से कैसे प्रभावित होता है। कोरोना से फेफड़ा कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम जब सांस लेते हैं ना तो सांस लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पर डायफ्राम होता है, इसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम। ये जो सांस लेते हैं तो फेफड़ा जो है फैल जाती है, ऑक्सीजन जो भरेगी इसमें तो फेफड़ा फैलेगी, हाई नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और जैसे सांस ले छोड़ते हैं तो ये वाला ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन
बाहर निकल जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा सांस लेने और छोड़ने में इसका ही सबसे ज्यादा रोल होती है डायफ्राम का। अगर ये डायफ्राम नहीं रहता तो सांस हम लोग न ले सकते थे नहीं छोड़ सकते थे। देखिए इतना हमारे फेफड़ा में ज्यादा शक्ति नहीं होता है कि ऑक्सीजन को ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। यही दबता है नीचे तो ऑक्सीजन आ जाता है और जब ऊपर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर छूट जाता है। तो इस सभी चीजों को देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही श्वसन लिया जा रहा है तो श्वसन लेने के बाद जो डायफ्राम नीचे की जो मांसल संरचना है नीचे दब जा रही है और जैसे छोड़ा जा रहा है वो ऊपर की ओर चली जा रही है। तो ये डायफ्राम तो बहुत ही ज्यादा श्वसन में काम हो रही है। तो इसको आप अच्छी तरह से जान लिए और समझ लिए। अब बात करते हैं किस तरह से प्रभावित होता है कोरोना वायरस से हमारा फेफड़ा। देखिए जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर श्वास होते हुए इस फेफड़ा वाले यानी कि यहाँ श्वसनिकाओं यानी कि यहाँ पर वायु कोशिका थी तो वायु कोशिका में पूरी तरह से अगर भर जाएगी तो ये पूरी तरह से जकड़ने लगेगी। जहाँ पूरी तरह से ये भर जाने के बाद अपना फैलाव और जो पचका होती है ये काम करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण श्वसन में एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सांस लेने में और छोड़ने में, जिसकी वजह से व्यक्ति मर भी जाएगा और जो ऑक्सीजन यानी कि वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पास चला जाएगा तो वहां पर बचने के थोड़ा बहुत चांस रह जाएगी, नहीं तो पूरी तरह से इंसान मर जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानकारी भी मिली होगी। तो इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर थोड़ा सहयोग बनाए रखिए और सहयोग बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।